साल वो वक्त होता है जब सरकार के परफॉर्मेंस पे सवाल बनते हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक बार स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी मित्रों का आभार। ये पहला सवाल एक साल के सफ़र से ही कि क्या एक साल के सफ़र से पहला सवाल है कि क्या क्या चुनौतियां रही और क्या क्या टारगेट्स है जो पूरे किए। देखिए, ये सरकार जब गठन होती है और नवगठित सरकार जब अपने भविष्य की तरफ कदम बढ़ाती है तो स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा आकाश होता है। और ऐसे में तब जबकि मेरे जैसा कार्यकर्ता जो कभी सपने में नहीं सोचता है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सच्चे अर्थों में ये हमारे लिए चुनौती भी थी और अवसर भी था, जिसमें हमने जनता की हितों की आकांक्षाओं के आधार पर कई निर्णय त्वरित गति से किए। जैसे आप देखिएगा, जैसे ही मैंने गठन करने का मेरे पास मुद्दा आया कि हमको मंत्रिमंडल का गठन करना है, तो जो मेरे मन में कल्पना पहले से थी, जैसे उदाहरण के लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था तब हमने कल्पना की थी कि हमको एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कृषि संकाय है, एक सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी होना, एक सब्जेक्ट के आधार पे कॉलेज बनाना, ये मेरे को थोड़ा सा। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में जब शिक्षा नीति लागू की, उसमें ये पूरी कल्पना दे दी कि एक विश्वविद्यालय में सभी संकाय हो सकते हैं। तो हमने तुरंत अपने प्रदेश को आगे बढ़ाते हुए सभी विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर खोला था। तभी मेरे दिमाग में आया था कि ये जो हमारे विभागों के माध्यम से अनावश्यक पैसा जो लगता है, दो मंत्रालय चलते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। हमने निर्णय किया कि हमारी मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर अलग और आमतौर पे हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सारी सौगातों का मिनिस्टर अलग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, हमने दोनों को मर्ज किया, उसका एक ही मंत्री बनाया और एक ही मंत्री में दोनों मंत्रालय मर्ज करते हुए उसमें जनता का पैसा भी बचाया और इस दिशा में आगे बढ़े कि अभी एक साल भी नहीं हुआ और हमने 3 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी खोल दिए हैं, जो लोकार्पित कर दिए हैं। और आने वाले एक साल के अंदर 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे हम दोबारा खोल देंगे। अर्थात जहां 2003-04 में हमारे प्रदेश में कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज की स्थिति में, और उस समय 400 की मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की सीट थी। आज की स्थिति में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 17 गवर्नमेंट के और 13 प्राइवेट, कुल मिला के 30 मेडिकल कॉलेज आज है और 5000 बच्चों को एडमिशन फर्स्ट ईयर में हो रहा है। ये आज की बात है, ये कम बड़ी बात नहीं, ताली थोड़ी कम है, मैं अभी ओवर इसके लिए, और ये आदि बता रहा हूँ। 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, अर्थात हमारे पास हॉस्पिटल है, जैसे धार है, अब धार में हमारा 300 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल है। ऐसे प्रदेश के लगभग हमने 14 हॉस्पिटल निकलवाए, जिन पे हमने कहा कि हमारा हॉस्पिटल कोई कॉलेज खोलने वाला, मेडिकल कॉलेज चलाने वाला अनुभवी व्यक्ति आएंगे या संस्था आएगी तो हॉस्पिटल उसको देंगे। तो 14 मेडिकल कॉलेज हमारे तुरंत और 8 हमारे निर्माणाधीन है। मतलब एक साल के अंदर हम 52 मेडिकल कॉलेज पे पहुंच जाएंगे और 10,000 मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की सीट हो जाएगी। ये हमारे लिए, ये केवल एक बात मैंने बताई। दूसरा, हमने निर्णय किया कि हम सरकार में अगर बैठते हैं तो सरकार की योजनाओं में, लोक लुभावन योजनाओं में खर्चा होगा, अपनी जगह, वो अपनी जगह है, लेकिन हमको जवाबदेही के साथ सरकार का बजट भी बढ़ाना चाहिए, आय के साधन बढ़ाना चाहिए। तो हमने टारगेट तय किया कि 5 साल के अंदर हमारा 3.25 लाख करोड़ का बजट था जब मैं मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा था। हमने हर साल 15 से 17% बढ़ाते बढ़ाते उसको 5 साल में डबल करने का संकल्प लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे एक नहीं, कई सारे निर्णय त्वरित गति से लिए हैं जो आगे समय के साथ और मालूम पड़ते जाएंगे। जो आप देख रहे हो, ये नदी जोड़ो अभियान, ये 20 साल से राजस्थान से हमारा झगड़ा चल रहा था। मैं आपको इसलिए कोट करूंगा कि मैंने 13 दिसंबर को शपथ ली और मुझे मालूम कि ये जो राजस्थान के 21 जिले हैं और 11 जिले हमारे भी हैं,
हम अपने आप नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, परमात्मा की कृपा है। ये जाना पाओ कि पहाड़ी से 7.5 नदियाँ निकलती है, ऐसा बताते हैं। पूरे प्रदेश से 40 से ज़्यादा नदियाँ निकलती। और आप आंकड़ा देखिएगा, हमारे लिए हिमालय पवित्र देवभूमि है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की भूमिका तो मायकों के नदी का मायका है मध्य प्रदेश के। सारी जलराशि नदियों की मिला लें तो हम मध्य प्रदेश हिमालय से कम नहीं। इतनी जलराशि हमारे यहाँ से बह के जाती है अपने देश के बाकी हिस्सों में। तो हमने कहा ये राजस्थान को अगर पीने के पानी की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है, तो हम उनसे एमओयू क्यों नहीं कर रहे हैं। मालूम पड़ा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केस लड़ रहे हैं। तो हमने तुरंत उस 28 जनवरी 2024 को तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ हमने एमओयू किया कि हमने कहा हम मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वस्त करते कि हम एमओयू करने को तैयार हैं। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे केस वापस लेंगे। अरे कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान के लोग अपने ही देश के लोग हैं। हमको ये संदेश देना पड़ेगा कि जल जीवन से जुड़ी सभी चीज़ों में समान राज्यों के अंदर बिना बात के विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें जो करने का प्रयास किया। मैं आपको कुछ वानगी बताई, मैंने 2-3-4 जैसा। आपने नदियों की बात की, तो केन बेतवा जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने वाली है। बुंदेलखंड की एक मांग रही है, वो जल संकट से जूझते रहे, तो उससे क्या बदलाव आएगा बुंदेलखंड में? देखिए, बुंदेलखंड वो धरती है जिसके अतीत के काल में अलाउद्दीन के ज़माने से देश के बाकी राज्यों ने कोई न कोई अपने विदेशी सत्ता के आगे सिर झुका लिया होगा, लेकिन बुंदेलखंड की धरती ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। वो सदैव अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते रहिए। ये वो इतने वीर और अपनी जान हथेली पे लेकर के एक तरह से शरीर के खून को पानी की तरह बहाने वाले अपने बहादुर लोग हैं। लेकिन अतीत की कारण से कुछ भी कमियां होगी, पानी की भारी कमी, पलायन बड़ी संख्या में होता, भारी गरीबी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को बुंदेलखंड में गरीबी केवल एकमात्र कारण पानी के अभाव में। तो हमने एमओयू किया और एमओयू करके माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिला, नरेंद्र मोदी जी का। 10 लाख हेक्टर सिंचाई होगा, जिसमें 8.5 लाख हेक्टर हमारी ज़मीन पे होगा, बाकी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ एमओयू होगा। और न केवल ये जो मैं बता रहा हूँ, 2000 से ज़्यादा गाँवों में पीने का पानी देंगे। 40 लाख से बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में, उनको अपनी पीने की ज़रूरतों की पूर्ति होगी। बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। पूरा बुंदेलखंड अब अपना हरियाणा पंजाब से कम नहीं रहेगा, ये गारंटी लिख सकता हूँ मैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा समय आएगा। बुंदेलखंड ने बहुत खराब समय देखा है, लेकिन अब 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भूमि पूजन होगा, बुंदेलखंड पूरा बदलेगा 2-3-4 साल के अंदर। इसमें पक्की बात है, वो मालवा की टक्कर का होगा, ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। मध्य प्रदेश में अगर पर्यटन की बात करें तो इससे रोजगार भी बहुत जुड़ा हुआ है। देखने लायक बहुत सी जगह है, धरोहर है। तो आने वाले 1 साल में इस रोजगार और पर्यटन को लेके मध्य प्रदेश में आपका क्या विजन है? पर्यटन बिल्कुल, मैं पर्यटन में केवल पर्यटन हमारे अपने ज्ञान अर्जन के लिए, हमारे आनंद के लिए, इससे आगे बढ़ के देखता हूँ। पर्यटन अब वो सेक्टर है जिसमें देखो आप दुनिया के अंदर कई देशों के अंदर उनकी पूरी अर्थतंत्र उससे चलता है, आजीविका चलती है, रोजगार मिलता है, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती, कई सारे लोगों से मिलने का संपर्क मिलता है। और मध्य प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर पर्यटन के कई सारे सेक्टर में, जैसे अभी हमारा वन्य जीव का पर्यटन बहुत अच्छा है। हमारे पास सबसे ज़्यादा देश में बाघ हमारे पास है, तेंदुआ भी अब हमारे पास है, अब तो चीता भी आ गया अपने पास एशिया में। चीता अभी तक अभाव था, हमारे यहाँ चीता लेकर के आए हैं। लेकिन ये केवल वन्य जीव नहीं, वन्य जीव से आगे बढ़कर, इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य भी बनाया है भोपाल में। भोपाल 16 साल से मुद्दा उलझा हुआ था। ऐसे ये सारे उलझे सुलझे मसले मेरे ही पास आते हैं और मेरे को परमात्मा की दया के देर नहीं लगती इसको निपटाने में। भोपाल वो राजधानी हो गई है, कितना हम सबको आनंद आएगा। पूरे देश तो क्या दुनिया के अंदर ये अजूबा हो गया है कि भोपाल की राजधानी के पास टाइगर अभयारण्य इतना पास में है कि इतना पास देश के किसी राज्य में नहीं है। और भोपाल की सड़कों की स्थिति ये बन गई
कि दिन में जिन पे मनुष्य चलता रात में टाइगर चलते हैं, ये केवल भोपाल और मध्य प्रदेश में होता है। यह अनोखा अपना एक तरह से पर्यटन को भी बढ़ाने वाला, रोमांच करने वाला, किसी को बोलो तो नींद नहीं आए कि ऐसा होता है क्या, लेकिन अपनी आंखों से देखे ये होता है। इसलिए अब हमने टूरिज्म में अलग अलग सेक्टर में हमने कहा कि ये सब बातों के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म में भी बढ़ना चाहिए। तो मेडिकल टूरिज्म में हमारी अपनी चिकित्सा व्यवस्था, जैसे मैंने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खोल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के आधार पर ये शिक्षा के साथ साथ हम दुनिया भर के लोगों के इलाज करने के लिए भी उनको यहाँ लेकर के आएंगे और इसके आधार पर अपनी जो इकोनॉमी वो तो बढ़ेगी, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारी सेवा मिलेगी। आज मैं अभी इंग्लैंड गया था, जर्मनी गया था, बड़े पैमाने पे, चूँकि ये बात सही है कि हमसे पहले इन बड़े देशों ने बीमा पॉलिसी लगा ली और बीमा पॉलिसी के आधार पर पूरे देश का बीमा के आधार पर इलाज करने की बात कर ली। तो छोटी छोटी बीमारी का इलाज करने में उनको सालों सालों नंबर लगाने पड़ते हैं और हमारे यहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहाँ क्या, आपको लगता है ये डॉक्टर पसंद नहीं तो दूसरे के पास चले जाओ, आपको तुरंत ऑपरेशन करता है। तो जो हमारे ऑपरेशन वो सस्ते भी होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं और अब पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करते हुए बड़े पैमाने पे आर्थिक तंत्र भी मजबूत हो जाएगा। अब जरा निवेश की बात करें। आपने देश भर में इंडस्ट्रियल समिट किया, बॉम्बे गए, मुंबई गए, कलकत्ता गए, दक्षिण गए। हमने देखा है कि एमओयू सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाता है, तो ऐसा ना हो। एमओयू जो साइन होते हैं निवेश के, वो सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाते हैं, ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो ऐसा ना हो। आपने ये इस कोई हमारी समिट अटेंड की क्या एक आधी? देखा है मैंने। नहीं, कब, कौन सी वाली की? कलकत्ता। नहीं, कलकत्ता तो रोड शो था। मैं आपको बता दूं, ये हमने बाकी सबको भी आपके माध्यम से प्रदेश में बताना चाहूँगा। हमने इन्वेस्टर समिट चालू की संभाग पर। जैसे इंदौर में, हमारा इंदौर इस मामले में भाग्यशाली रहा है, लेकिन इंदौर में 2-3 साल में एक बार होती थी, फिर 2-3 साल गैप हो जाता था, फिर बाद में होती थी। भगवान की दया से इंदौर बहुत समृद्ध हुआ, आगे बढ़ा उससे। हमने इंदौर की तर्ज पर हर संभाग केंद्र पर, भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश बड़ा है, तो हमने हर संभाग केंद्र पर इन्वेस्टर समिट चालू की और ये 6 इन्वेस्टर समिट हमारी हुई है। लेकिन इसके साथ हमने उसमें कुछ प्रयोग भी किए कि हमारे प्रदेश के युवा जो उद्योग धंधे में चाहते हैं उन सबको मौका मिले, इसलिए हमने अपने संभाग वालों को मौका दिया, उनके संभाग में करके प्रदेश वालों का आह्वान किया कि आप काम धंधा करिए, आप अलग अलग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट लाइए। इसके बाद हमने कहा कि हमारे ये जो प्रदेश का हो गया है अपनी जगह, लेकिन प्रदेश से बाहर, जैसे कि आपने बताया कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर। अब ये कोयम्बटूर का उदाहरण दूंगा कि कपास सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। अब तमिलनाडु में कपास होता ही नहीं, लेकिन हमारा कपास से वहाँ धागा भी बनता, कपड़ा भी बनता, रेडीमेड गारमेंट भी बनता, वो दुनिया में निर्यात होता है। तो हमारा माल हमारे यहाँ नहीं बनेगा, ये कैसे हो सकता है? हम कोयम्बटूर गए, सबके बीच बोला कि भाई जो कोयम्बटूर में तमिलनाडु सरकार लाभ दे रही है उससे ज़्यादा हम देने को तैयार है, आओ मध्य प्रदेश में हम आपका स्वागत करेंगे। इस आधार पर हम 30,000 करोड़ का निवेश लेके आए तमिलनाडु से। और आपको रोचक जानकारी लगेगी, तमिलनाडु के अपोजिशन के लीडर ने जाकर के मुख्यमंत्री को धिक्कार पत्र सौंपा कि तुमको धिक्कार है, तुम्हारे यहाँ से उद्योग ले जा रहा है मध्य प्रदेश वाले, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ये वो बातें से मैं उसमें आपने जो कहा है कि आप उसका उदाहरण देखिए। उज्जैन के अंदर, इंदौर उज्जैन करीब करीब कॉमन है। हमारी सोयाबीन प्लांट आज से लगभग 30 साल पहले बंद हो गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट था, सब कुछ था, लेकिन आज 4000 बहनें वहाँ काम कर रही है। तो किसके कारण कर रही है? ये अपने एमओयू के कारण कर रही है। हमारी अपनी लाडली बहनों को 1250 नहीं, वहाँ पर लेबर बहन जो काम करेगी केवल सिलाई मशीन पे आधुनिक तरीके से, तो 4000 बहनों का कारखाना खोला और उनको 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव सरकार की तरफ से 10 साल तक देंगे, ताकि वो उद्योग अपने पैर पे खड़ा हो जाए। और बाकी का 8000 रुपया वो फैक्ट्री मालिक देगा। तो 13000 रुपये महीने पे एक लेबर हमारी महिला वहाँ काम करेगी, बहन काम करेगी। तो ये जो हमारे उद्योग धंधों के ही तो प्रमाण है कि हमारे 90% जितने जिससे एमओयू हुए हैं, हम हर एक समिट में उनका भूमि पूजन लोकार्पण करके दिखाते हैं ऑनलाइन। केवल अगली समिट होगी, जैसे अब शहडोल होने वाली है,
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी जगह हम सबमिट कर चुके हैं, वहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री का भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा। ये लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए जितनी बात कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। और इसमें किसी के और कोई एहसान, मेरे को कोई सर्टिफिकेट तो लेना नहीं कि मैं 10-20 कागज बता के अपनी पीठ थपथपा लूँ। अरे ये हम करके दिखाएंगे तो वही तो अपना आंकड़ा बनेगा। तो मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो हम कह रहे हैं 99% तो उसको आकार साकार दे ही रहे हैं। अब 1% में तो भगवान भी उनके लिए बराबर है, वो कुछ कर दे तो मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि अच्छे मन से काम करो तो सफलता मिलती है। और हमारी इन्वेस्टर समिट से पूरे देश में तो छोड़ो, मैं इंग्लैंड और अभी जर्मनी से लौटा हूं, वहाँ विदेश के लोग भी बड़े पैमाने पर आकर के हमारे इस भाव से जुड़ रहे कि हमको आकर मध्य प्रदेश में काम करना है। सरकार की योजना चलाने के लिए प्रशासन की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, और हमने देखा है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए आपने कई बार कड़े फैसले भी लिए, विरोध भी सुनना पड़ा। तो ये सोच कहाँ से आई? देखिए, ये बड़ा सरल मुद्दा है कि हम सुशासन की अगर बात करेंगे तो सुशासन में हमको समानता की 19वीं भावना देखना पड़ेगी। जैसे आपके सामने एक बात बताता हूँ, मैं जहाँ अपन कार्यक्रम कर रहे हैं इंदौर में, अब इंदौर के जिले की आबादी 40 लाख से तो ऊपर ही होगी, 40 लाख से ऊपर है। अब हमारे इंदौर के कलेक्टर साहिबान वो अपनी कलेक्टरी 40 लाख से ज़्यादा आबादी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगर में चले जाओ तो 5 लाख का है, नीमच में चले जाओ तो 4.5 लाख का है, मंदसौर में चले जाओ तो 4.25 लाख का है, निवाड़ी में चले जाओ तो 4 लाख का है। अब बताइए 55 जिले हैं, ये समानता अखरती नहीं है, ये तो विषमता हो गई ना। उज्जैन संभाग की, उज्जैन के अंदर कई जिले हैं, जैसे उज्जैन प्रॉपर की बात करें तो उज्जैन हमारा 35 लाख का है। तो ये बड़ी बड़ी आबादी का एक कलेक्टर और 5-5 लाख का एक कलेक्टर, 20 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जिसके 5 लाख से कम की आबादी है। और बाकी जिलों की संख्या तो इसलिए हमने कहा ये नहीं चलेगा। अब संभाग की बात भी कर लो, अब इंदौर संभाग हमारा कहाँ खंडवा, कहाँ बड़वानी, कहाँ झाबुआ, और शहडोल संभाग में कुल 3 जिले, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। नर्मदापुरम संभाग में चले जाओ तो 3 जिले हैं, बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा। तो ये इंदौर और उज्जैन सहित भोपाल बड़े बड़े हमारे शहर हैं और बड़े बड़े संभाग हैं। तो संभाग की भी पुनर्रचना करना पड़ेगी, जिलों की भी पुनर्रचना करना पड़ेगी, और इसको युक्तियुक्तकरण करते हुए इसलिए हमने इसको परिसीमन की बात कही है कि हम इसकी जो लिमिट है वो बदलेंगे। मैंने थानों के अंदर किया है, मेरा प्रयोग है, सरकार बनने के बाद 22,500 थानों की सीमा हमने बदली है। 1956 से जो थाने चले आ रहे थे, थानों का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा था, तो जो अब आबादी बढ़ गई, नगर बढ़ गए, उनकी सीमा बदलने की ज़रूरत थी। ऐसे कई काम हमने किए जो होना चाहिए थे, वैसे में इस प्रकार का आयोग बनाया है। और इस बार तो इसकी आयोग की और महत्ता इसलिए भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में इस लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले हमारा 33% बहनों का आरक्षण भी बढ़ेगा, जो सीट बढ़ेगी लोकसभा विधानसभा की। अभी 230 से हो सकता है ये 300 के आसपास विधानसभा हो जाएगी, 29 लोकसभा हो सकता है 40 के आसपास तुम्हारी लोकसभा हो जाएगी। तो इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हमने इसका युक्तियुक्तकरण ऐसा किया है कि इसके साथ ही हमारी ये सभी सीमाएं ठीक से हो जाए। आपकी सरकार ने जन विश्वास विधेयक पास किया, तो एक आम आदमी की नज़र में इससे क्या समझे, मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा? आप इसको उल्टे ढंग से देखो। हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर अभी इसी विधानसभा में जो हमारा सप्लीमेंट्री के लिए मूलतः ये शीतकालीन 3-4 दिन का सत्र है, लेकिन 8 विधेयक हमने पास कराए। तो ये जो जनहितैषी योजनाओं पे त्वरित गति से हमारे अधिकारी और सरकार कितना काम कर रहे हैं कि हमने कहा कि भाई उदाहरण के लिए अब कोई अपना अवैध निर्माण के आधार पर कुछ निर्माण कर लेता है तो उसको कोर्ट कचहरी की जाने की क्या ज़रूरत है। कोई कोई लाइसेंस के लिए कोई गलती हो जाती है, कोई अपना व्यापार व्यवसाय करता है तो अर्थदंड 25 रुपये लगाएंगे, और 25 रुपये में, और 25 रुपये के आधार पर उसको मुकदमा बनाकर कोर्ट तक ले जाएंगे, उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अरे ये क्या हो रहा भाई?
हमने कहा 5,000 लगाओ, खत्म करो, उसको दंड भी मिल जाएगा और ये कोर्ट कचहरी बच जाएगी। तो ये तो हम अहिल्या माता की नगरी से बैठे हैं, जो सुशासन की मिसाल जानी जाती, जन कल्याण का पर्व चल रहा, तो ऐसे कई कामों को, कई कानूनों को हमने बदला। हमने देखा है अक्सर आप मेट्रोपॉलिटन शहर की बात करते हैं, महानगर की बात करते हैं, तो कोई प्लान है मध्य प्रदेश में नए महानगर बनाने में या विस्तार करने में? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे शहरों में, खास करके बड़े महानगरों में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आबादी बढ़ने में एक कठिनाई आ रही है कि आबादी की, जैसे हमारी कठिनाई है, मान ली महापौर जी और हमारे माननीय मोगे जी भी बैठे हैं, आप भी महापौर रहे हैं, कि हमारी नगर निगम की सीमा या निवेश क्षेत्र में तो मास्टर प्लान होता है, तब हम वहाँ तो हम अपने मास्टर प्लान की बात कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम पंचायत के स्तर पर जाते हैं तो पंचायत में कोई प्लान नहीं होता है। तो वो मर्जी आए, जहाँ कॉलोनियाँ बनती जाएगी, मर्जी आए वहाँ टाउनशिप बनती जाएगी, फिर बाद में हमको कोई सड़क निकालना, कुछ करना कराना है तो होता नहीं है। तो हमने कहा कि इससे बेहतर होगा कि हम अपने आसपास के 3-4 जिलों का एक मोटे तौर पे प्लान बना लें, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की थोड़ी कल्पना जैसी है। उस आधार पे हमारी जितनी जनहितैषी योजना है सबके लिए पर्याप्त रूप से प्लान बना के रखें, आने जाने के मार्ग रखें, पीएसपी की ज़मीन रखें, हमारी सभी प्रकार की निवेश की आगे की संभावना, इंडस्ट्रियल बेल्ट, आबादी की घनत्व के आधार पर उनकी संभावना, तो ये प्लान के आधार पर हम 4 महानगरों में मोटे तौर पे बढ़ रहे हैं, जैसे उज्जैन, इंदौर, देवास और धार। कमोबेश सब ये अपने 50 किलोमीटर के रेडियस में आ गए हैं और 50 किलोमीटर में अगर देखा जाए तो इंदौर में भी अपन चारों तरफ देखो तो इतने रेडियस में वैसे ही पहुँच गए। तो अब इनमें अंतर नहीं रह गया, तो हमको एक साथ 4 नगरों का प्लान बनाना चाहिए। और ऐसे ऐसे भोपाल, तो भोपाल में रायसेन, सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, ये लगे लगे हैं एक तरह से, तो इनके प्लान बना रहे हैं, वो क्रमशः हम बढ़ते जाएंगे। हमने एक साथ सभी मोर्चों पे काम करने का तय किया है कि हम निवेश पे भी काम करेंगे, भविष्य के विकास पे भी काम करेंगे, सुशासन की व्यवस्था पे भी काम करेंगे और भविष्य की दृष्टि से लंबी छलांग लगाने के लिए मध्य प्रदेश को सक्षम बनाते हुए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। सिंहस्थ आने वाला है, तो सिंहस्थ और पर्यटन जो आपने कहा था उसको लेके कुछ विचार है आप में? देखिए, ये आपने सिंहस्थ की बात कही है, आपको मालूम है उज्जैन इंदौर से दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। अब वर्षों से सिंहस्थ लगता आया, कब से लगता है, जब टेंट तंबू में लगता होगा, लेकिन आज भी टेंट तंबू में क्यों लगना चाहिए? हमारा टेम्परेरी रूप से सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। 4,000 करोड़ रुपया हमारा 2016 में बेकार हुआ, 10-15 करोड़ रुपया ब्रिज का काम में आया या थोड़े घाट के काम में आया, बाकी सब पैसा बेकार गया। और जिनके क्षेत्र में लगता है उनकी ज़मीनें, किसानों की परेशान हो जाते हैं। तो हमने कहा हरिद्वार में जो होता है, हरिद्वार में सिंहस्थ का नाम कुंभ है, हमारे यहाँ सिंहस्थ है। एक राशि विशेष रहती है, जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति में सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ हो जाता है, जब कुंभ वृश्चिक राशि में आते हैं तो कुंभ हो जाता है। तो ये हमारी केवल राशि का अंतर है, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े मेले हैं। इन बड़े मेलों की व्यवस्थाओं को स्थायी रूप से अच्छे करने के लिए, और जैसे आपने पर्यटन की बात कही है, आज की स्थिति ये हो गई कि उज्जैन में अब प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग, और संडे सैटरडे तो 4-5 लाख लोग, पूरे देश का सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन का दबाव अब उज्जैन इंदौर पे आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से हमको स्थायी व्यवस्था करना पड़ेगी। तो हमने उज्जैन के अंदर सभी, जैसे हरिद्वार के तर्ज पे उज्जैन के अंदर सिंहस्थ की प्लान चालू कर दिए। उसके आधार पर सभी प्रकार के अखाड़े के संत, महंत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सबको जमीन देंगे। आप परमानेंट बनाओ, आप अपने लिए भी रखो, आपके भक्तों के लिए भी व्यवस्था करो, हमेशा के लिए सारी व्यवस्था सुव्यवस्था बने। आजकल हम देखते हैं कि देश भर में हिंदुत्व पे बहस छिड़ी है, कोई इसको जीने की पद्धति बताता है, कोई इसको एजेंडा बताता है, तो आपकी क्या सोच है हिंदुत्व को लेके? आपने कथा भागवत सुनी? आखिरी में 4 नारे लगते हैं, वो 4 नारे में सारी बात आ जाती है। हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये चारों बातों में हमारा हिंदू धर्म आ जाता है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब पंथ की विशेष पूजा पद्धति की, इसकी कोई पद्धति नहीं है। आप पूजा पद्धति कोई भी करो, आप बाकी भगवान को किसी को भी मानो,
लेकिन देश प्रथम है। हमारे धर्म से अर्थात हमारे कर्तव्य से, कर्म से, तो हमारे कर्म सत्कर्म में रहे। इसलिए हमारे यहाँ तो धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की धारणा आधार पर जीवन जीने की शैली है। इसलिए धर्म हमारा संकुचित नहीं है। इसलिए कोई कहता है हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म है मतलब हिंदुत्व है ना, राष्ट्रित्व, ये राष्ट्रीयता है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, इंग्लैंड में रहने वाला अंग्रेज, तो इसमें हमको कोई संकोच नहीं। अभी आपकी सरकार ने प्रदेश भर में गीता जयंती मनाई, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया। आपने कह दिया कि छाती पे चढ़ के रामकृष्ण सुनाएंगे। देखिए, ये भाव का अंतर है, बोलने का, समझने का। गीता जी, आपको मालूम है दुनिया में आज गूगल सर्च इंजन से आप जानकारी निकाल लो, विश्व में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक का नाम पवित्र गीता है। हमें इस बात का गर्व है। जिसने परमाणु बम बनाया जापान नागासाकी पे, और हजारों लोग जब मारे गए, लाखों लोग, नाम मालूम है आपको उसका? अपने नागासाकी परमाणु बम गिराने वाले के मन में ये पश्चाताप आया, ओवन हाइजनर नाम है उसका, और उसने ये कहा कि मेरे से पाप हो गया, और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा करो। वो कई लोगों के पास गया कि मैं क्या करूं, मेरे को कुछ मार्ग नहीं सूझ रहा है। तो उसने, किसी ने कहा कि आप गीता जी पढ़ो एक बार। और वो जब उनने संस्कृत सीखी, गीता जी पढ़ी, तो उसका मानसिक रूप का सारा दबाव निकल गया। ये हमारे गीता जी की विशेषता है। दुनिया के अंदर जिसके बड़े से बड़े विद्वान, हमारे आप आइंस्टीन की बात कर लो, किसकी बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ मैक्स मूलर वेद का ज्ञाता संस्कृत पढ़ करके दुनिया के सामने हमारे प्राचीन धर्म को सबके सामने ले गए। तो ऐसी पवित्र गीता की गीता जयंती, और हम तो और सौभाग्यशाली है। जब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद वो गद्दी पे नहीं बैठे, शिक्षा की महत्ता के लिए वो उज्जैन आकर के मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं, शिक्षा की स्थली बनाया मध्य प्रदेश को। तो जब पवित्र गीता उनके मुखारविंद से निकलती है, तो गीता जयंती तो आनंद से मनना चाहिए। क्यों नहीं मनना चाहिए? अभी तो 5,000 लोगों ने करी, मेरा बस चले तो 5 लाख लोग पढ़ के आनंद के साथ कार्यक्रम करें। अब जरा देश की बात करें। संसद में संविधान को लेके चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के आरोप का जवाब भी दिया, कई विरोध भी हुआ। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, तो इस पे कुछ कहेंगे? बात बिल्कुल सही कही है। हमारे प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन करके अपने नए सत्र की शुरुआत करते हैं। लोकसभा में सिर्फ नवा करके वो मंदिर की कल्पना करते कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये जेब में गुटखा बता करके, और वो तो मूल संविधान भी नहीं है, ये उसका कोई रिप्रिंट है जो किसी और जगह छपा होगा। मूल संविधान तो वो 2 हाथ से पकड़ के ले जाए, उतना बड़ा है संविधान। ये कोई गुटखा नहीं है। लेकिन ये वोट के कारण कुछ भी कर रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। जनता के द्वारा इसी हरकतों के कारण नकारे गए हैं। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नकारे गए हैं। अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी और नए नए काम ला रहे हैं। अभी कभी संविधान की बात कर रहे हैं, कभी कुछ और बात करेंगे, कल धक्का ही दे दिया, कभी आंख मारते। क्या मालूम क्या उनको, कैसे दुनिया है, कौन से नेता हैं, क्या करेंगे भगवान जाने। ये संसद के अंदर अपोजिशन के लीडर का व्यवहार हमारे यहाँ अटल जी ने सिखाया है। 50 साल तक देश के 5 प्रधानमंत्रियों के सामने उनने अपना आदर्श उत्पन्न किया था। अपोजिशन का लीडर किसी भी दृष्टि से इतना उनका ऊंचा ओहदा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दूसरे नंबर का सबसे महत्व का पद है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे पप्पू में अभी केंद्रीय कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को पास किया। आपकी इसमें क्या राय है कि ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है, क्या लोकल लेवल पे भी, म्यूनिसिपल, पंचायत? नहीं, इसमें समझने का अंतर है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने बहुत स्पष्ट इसमें सारी बातें रखी है। लोकसभा, विधानसभा उसको एक तरफ रखा है, और आने वाले विधानसभा के बाद के स्थानीय निकाय के लिए कुछ अंतराल से आगे रखने की बात भी कही है।
कुछ विधानसभाओं का समय घटेगा बढ़ेगा उसका फार्मूला भी दिया है। लेकिन ये तो मसौदा है, अभी तो इसको माननीय कैबिनेट के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के बाद सदन से पारित कराते हुए जेपीसी में भेजने की बात कही। अभी आप इससे डरते क्यों? आप बताओ, आप 1952 से लगा करके 67 तक लगातार पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज आप अपना केवल अपने हर बार अपने दल की सीमा के बाहर सोचोगे नहीं। मैं मान के चलता हूँ सबसे अच्छा निर्णय ये है। और आप मोदी जी का ये जो टेन्योर है, मोदी जी का टेन्योर नहीं है, ये भारत के भाग्य का टेन्योर है। ऐसे बड़े बड़े फैसले करवा रहे हैं जिसके आधार पर पीढ़ियों तक लोकतंत्र गौरवान्वित रहेगा। उसी में से एक निर्णय वन नेशन वन इलेक्शन है। लोकसभा चुनाव जो है उसमें आपको कई जिम्मेदारी मिली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, अभी आखिरी है। मैं आपसे एज अ सीएम नहीं, एक पॉलिटिशियन के तौर पे पूछता हूँ, एक राजनीतिक के तौर पे आप इसको अपने विस्तार को कैसे देखते हैं राष्ट्रीय लेवल पे? देखिए, मैं तो एक अपनी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और ये पार्टी की विशेषता है लोकतंत्र में। आज उनने मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री की जवाबदारी मुझे दी और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से यहाँ तक पहुँचता है तो वो अपनी पार्टी का झंडा लेकर के पूरे देश दुनिया में क्यों नहीं जाएगा कि भाई आओ हमारी पार्टी से जुड़ो। हमारी पार्टी एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाती है, किसान के बेटों को मुख्यमंत्री बनाती है। हमारे लिए यही तो उदाहरण है। इसका हम परचम लेके क्यों नहीं घूमेंगे? हमको तो जाना ही पड़ेगा, घर घर जगह जगह बात करनी पड़ेगी। अब एक लाडली बहना योजना की बात करें, काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर काफ़ी विरोध भी हुआ। आज महिलाओं के खाते में 1250 रुपये आते हैं, इसका क्या भविष्य देखते हैं इस योजना का मध्य प्रदेश में? देखिए, ये आप इसके थोड़े मर्म को समझना, बात समझ में आ जाएगी। लाडली बहना ये हमारी मूलतः नारी सशक्तिकरण की योजना है और हमारे यहाँ तो इस भारत की विशेषता है कि हमारे यहाँ मातृ सत्ता आधारित सारी व्यवस्था है। हम अपने देश को भी भारत माता से जोड़ते हैं, हम अपने नवग्रह में भी वसुंधरा को माता से जोड़ते हैं और हमारा ये मानना है कि माताएं बहनें अपने जीवन काल में सबसे बड़ा बलिदान वो अपने परिवार के लिए अपना क्षण क्षण कण कण और उनकी व्यवस्था का सारा प्रबंधन में जुटा देती है। तो ऐसे में अगर उनके हाथ में कुछ सीधी धनराशि पहुंचती है उस परिवार में जहां पैसे की थोड़ी कठिनाई है तो वो पूरे परिवार के काम आएगा ना। हमारी कोई भी जनहितैषी योजना है, हम सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, नाली बना रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, ये भी तो सबकी बेहतरी के लिए है। तो हम उनके घर के अंदर कुछ धनराशि दे तो गलत क्या है? कांग्रेस क्यों हाय रे करती है? उनके जैसे इस पैसों के स्कैंडल करने की थोड़ी बात है। हम तो जन जन की बहनों के हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हम लगातार ये करते रहेंगे, इसमें हमको कोई रोकने वाला नहीं। अब एक आखिरी सवाल की 4 साल बचे हैं तो 4 साल के बाद 5वें साल में आप एमपी के लिए क्या विजन है आपको? देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि हमने सरकार बनते ही देखा कि हमारा बजट हम डबल करेंगे। हमारे एक एक क्षेत्र के अंदर कई सारी चीज़ों की कमी भी है, हम दूर भी करेंगे। हम ये नहीं मानते कि 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़े समय में भी काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ परिवहन व्यवस्था अभी 20 साल पहले राज्य परिवहन निगम थी, लेकिन आज वो परिवहन सेवा थोड़ी आज की स्थिति में कमज़ोर है, केवल प्राइवेट सेक्टर में। इसके आधार पर हमने जब गांव-गांव तक सड़क बना दी, झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, अंदर तक, तो आज की स्थिति में हम उनको क्यों परिवहन की व्यवस्था नहीं देंगे? अन्यथा आप देखो, ट्राली भर के हमारे श्रमिक बंधु कहीं खाई में गिर जाते हैं, कुछ और नुकसान होता है, तो ये रोकना की जवाबदारी हमारी नहीं है क्या? हम ये सभी सेक्टर में समान रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिला करके उनके जीवन में जो वो चाहते हैं वो सब कुछ करने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर उपलब्ध कराएंगे। किसान, महिला, युवा, गरीब मध्य प्रदेश से कोई पलायन नहीं करे, मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू कीर्ति। आपका भी बहुत बहुत आभार।